एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 12 इलाके। जी हाँ, दुबई के 12 ऐसे हिस्से जिन्हें वहां का टूरिज्म बोर्ड कभी अपने चमचमाते विज्ञापनों में नहीं दिखाएगा, जिनके अस्तित्व को वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप पिछले 3 सालों से दुबई की हलचल पर नजर रख रहे हैं, तो आपने भी महसूस किया होगा कि कुछ बहुत गंभीर बदल चुका है। आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आप और मैं मिलकर उस सच को खंगालेंगे जिसे अब तक छुपाया गया है। भीड़ लगातार कम हो रही है, अखबारों के दावे झूठे साबित हो रहे हैं, और पीआर वीडियो तथा सैटेलाइट तस्वीरों के बीच का अंतर लगातार गहराता जा रहा है। हमारी इस खोजी पड़ताल में हर एक इलाके का सिलसिलेवार ब्यौरा सामने आया है, जो ये साबित करता है कि ये सिर्फ एक अस्थायी मंदी या महामारी के बाद का सामान्य उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि कुछ बहुत बड़ी तबाही की शुरुआत है। ये एक ढांचागत बिखराव है जो दुनिया के सबसे ज्यादा फोटो खींचे जाने वाले इस शहर में बेहद खामोशी से सबके सामने हो रहा है। वो शहर जिसने अपनी पूरी पहचान कभी न थमने वाली रफ्तार और तरक्की के दम पर खड़ी की थी, आज एक ऐसी स्थिति से जूझ रहा है जिसे स्वीकार करने की हिम्मत उसके पास भी नहीं है। यह सीधे तौर पर एक बड़ी हार है। आज हम बिना किसी लाग लपेट के उन 12 इलाकों के सच का पर्दाफाश करेंगे। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं हैं, बल्कि नक्शे पर मौजूद वो ठोस जगहें हैं जहां बड़े बड़े होटलों ने अपनी कीमतें उस स्तर तक गिरा दी हैं जिसे वे कभी छूना भी नहीं चाहते थे। बाजार की दुकानें एक एक करके बंद हो रही हैं। जिस बुनियादी ढांचे को हर साल 1 करोड़ पर्यटकों के लिए तैयार किया गया था, वो आज इसके एक बेहद छोटे हिस्से को भी नहीं संभाल पा रहा है, और आगे का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इस पूरी मंदी के पीछे एक गहरा और खतरनाक खेल चल रहा है, जो इन सभी 12 इलाकों को एक ही सूत्र में पिरोता है। हम उस पर भी आएंगे, लेकिन अपनी इस जांच की शुरुआत हम वहीं से करेंगे जहां से इस शहर का सपना शुरू हुआ था, यानी पानी से। दुबई मरीना को शहर का सबसे आकर्षक और आलीशान हिस्सा बनाने के लिए तैयार किया गया था। गगनचुंबी इमारतों से घिरा एक कृत्रिम जलमार्ग। अपने सुनहरे दौर में यह इलाका हर तरह के सैलानियों को खींचता था, चाहे वे फुटपाथ पर टहलने वाले बजट यात्री हों या फिर रेस्तरां में बैठने वाले मध्यम वर्ग के लोग, और अपनी निजी नावें खड़ी करने वाले अमीर रईस। लगभग 1 दशक तक यह जादुई फॉर्मूला पूरी तरह कामयाब रहा। लेकिन आज जब मैं इस मरीना के किनारे चलता हूं, तो यह पूरी व्यवस्था टूटती हुई नजर आती है। साल 2022 के बाद से यहां के रेस्तरां बहुत तेजी से बंद हो रहे हैं। जो दुकानें और रेस्तरां पिछले 7 या 8 सालों से लगातार चल रहे थे, वे अचानक बंद हो गए हैं। उनकी जगह जो नए आउटलेट खुले, वे तो और भी कम समय टिक पाए। हाल ही के प्रॉपर्टी सर्वे के अनुसार मुख्य मार्ग की कई प्राइम दुकानें पिछले 14 महीनों से भी ज्यादा समय से खाली पड़ी हैं। ये कोई मकान मालिक का इंतजार नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि इस इलाके का आकर्षण अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। होटलों के कमरों की बुकिंग का आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है। जिन मरीना होटलों में साल 2019 तक 80% से ज्यादा बुकिंग रहती थी, वे आज बमुश्किल 60 से 65% पर सिमट गए हैं। कई बड़े होटलों को अपनी कीमतें उस स्तर पर गिरानी पड़ी हैं जो साल 2014 के बाद कभी नहीं देखी गईं। वहां के एक पूर्व होटल मैनेजर ने अंदर की इस घबराहट को हमारे सामने उजागर किया। कंपनियों ने अपने मुनाफे के लक्ष्यों को दोबारा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वे गलत थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पूरा करने का मतलब ये मानना होता कि बाजार में अब ग्राहकों की मांग ही नहीं बची है। फिर बात आती है उन आलीशान नावों और याट्स की जो इस पूरे मरीना की पहचान हुआ करती थीं। वे निजी घाट जो इस जगह को एक रिहायशी इलाके के बजाय एक शानदार पर्यटन स्थल का रूप देते थे, वहां अब नए रजिस्ट्रेशन में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जो जहाज कभी यहां हमेशा खड़े रहते थे, वे अब गायब हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि घाट पूरी तरह खाली हैं, लेकिन अब वहां सिर्फ छोटी नावें और बहुत कम समय के लिए रुकने वाले जहाज ही दिखते हैं। वे बड़े और नामी चार्टर जहाज अब नजर नहीं आते जो कभी पानी के किनारे से इस शहर की ऊंची इमारतों की खूबसूरती बढ़ाते थे। ये सब मिलकर एक बड़े संकट का इशारा कर रहे हैं जो इस इलाके की चमक को लीर रहा है। और ये गिरावट केवल मरीना तक सीमित नहीं है। पाम जुमेरा दुबई की साख और उसकी शान का वो प्रतीक है जिसके बिना इस शहर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये वही प्रोजेक्ट था जिसने पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताया था कि दुबई किसी भूगोल या इंसानी सीमाओं के आगे झुकने वाला नहीं है। समुद्र की लहरों को पीछे धकेलकर बनाया गया ये मानव निर्मित अजूबा, जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है,
दुनिया के सबसे महंगे पते के रूप में बेचा गया था। इसके बड़े बड़े विज्ञापनों का शोर कभी थमा नहीं, लेकिन हकीकत इन दावों से कोसों दूर जा चुकी है। इसके पाम फ्रॉन्ट्स पर बने आलीशान होटलों और बुटीक प्रॉपर्टीज की हालत खराब है। इन्हें जिस बेहद महंगे बजट और मुनाफे की उम्मीद के साथ खड़ा किया गया था, आज उनकी बुकिंग और प्रति कमरे से होने वाली कमाई उस स्तर के आसपास भी नहीं पहुंच पा रही है। कई बड़े होटल ऑपरेटरों ने अब घबराकर शॉर्ट टर्म रेंटल यानी कम समय के किराए के मॉडल को अपना लिया है। उन्होंने उन आलीशान होटलों को सर्विस अपार्टमेंट्स में बदल दिया है जिन्हें कभी दुनिया के बेहतरीन ठिकानों के रूप में पेश किया गया था, क्योंकि पारंपरिक होटलों से अब उतना मुनाफा निकालना नामुमकिन हो गया है। पाम के रिहायशी इलाकों की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। वहां खाली पड़े घरों के आंकड़ों को बहुत चालाकी से छुपाया जा रहा है। हमारी जांच में मिले प्रॉपर्टी सौदों के डेटा से पता चलता है कि मकान मालिक पैसों की तंगी के कारण औने पौने दामों पर अपनी प्रॉपर्टी बेचने को मजबूर हैं। पिछले 11 सालों से इसी पाम इलाके में काम करने वाले एक बड़े डीलर ने हमें बताया कि खरीदार द्वारा मांगी गई कीमत और असल में होने वाले सौदे के बीच का अंतर साल 2009 की आर्थिक मंदी के बाद आज सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। जो नए खरीदार यहां आ रहे हैं वे इस जगह की साख या रुतबे के लिए नहीं, बल्कि सस्ते दामों का फायदा उठाने आ रहे हैं। ये पाम के व्यावसायिक वजूद में आया एक बहुत बड़ा और चिंताजनक बदलाव है। पर्यटन का जो पहलू है वो सीधे तौर पर इस बर्बादी की कहानी को बयां करता है। पाम को सिर्फ अमीर लोगों के रहने की जगह के रूप में नहीं, बल्कि खुद में एक जादुई पर्यटन स्थल के तौर पर तैयार किया गया था। शानदार रेस्तरां, बीच क्लब, पानी के खेल और हेलीकॉप्टर की सवारी, इस पूरे माहौल को इसी तरह तैयार किया गया था ताकि लोग भारी भरकम टिकट खरीदकर यहां आएं। लेकिन अब वो आकर्षण धीरे धीरे दम तोड़ रहा है। ये सब रातों रात खत्म नहीं हो रहा, बल्कि वो रौनक गायब हो रही है जो किसी सूनी पड़ी जगह को असल में एक जिंदा दिल पर्यटन स्थल बनाती है। अब हम एक ऐसे इलाके की तरफ बढ़ते हैं जो मीडिया के चमचमाते पन्नों पर शायद ही कभी दिखाई देता है, लेकिन हमारी इस जांच में ये सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। इंटरनेशनल सिटी को मरीना या पाम से बिल्कुल अलग सोच के साथ बनाया गया था। इसे अमीर पर्यटकों के लिए नहीं, बल्कि आम कामगारों, छोटे कारोबारियों और कम बजट वाले मुसाफिरों के लिए एक किफ़ायती और आसान ठिकाने के रूप में पेश किया गया था। जब ये इलाका पूरी क्षमता से चल रहा था, तब ये शहर के पर्यटन और व्यापार का एक बेहद मजबूत और सस्ता विकल्प बनकर उभरा था। लेकिन आज ये इस बात का जीता जागता सबूत बन चुका है कि जब किसी बजट इलाके पर आर्थिक दबाव अपनी हद पार कर जाता है, तो वहां की पूरी व्यवस्था किस तरह ताश के पत्तों की तरह ढहने लगती है। यहाँ के होटलों में कमरों की बुकिंग का जो हाल है, वो अमीरों वाले लग्जरी इलाकों से भी कहीं ज्यादा बदतर हो चुका है। कम बजट वाले यात्री महंगे पर्यटकों की तुलना में पैसे की कीमत को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। जब किसी जगह के बारे में ये संदेश जाता है कि वो अब सस्ती या फायदे का सौदा नहीं रही, तो ये मध्यम और गरीब तबका बहुत तेजी से वहां से गायब हो जाता है। इंटरनेशनल सिटी की दुकानों और बाजारों में जहां कभी स्थानीय निवासियों और मजदूरों की भारी भीड़ हुआ करती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है। दुकानें समय से पहले बंद हो रही हैं और उनके बोर्ड उतारे जा रहे हैं। अगर ये किसी दूसरे देश का बाजार होता तो इसे आधिकारिक रूप से एक मरता हुआ व्यापारिक क्षेत्र घोषित कर दिया जाता। संस्कृति और खान पान से जुड़े जो खास बाजार कभी इस इलाके की असली जान हुआ करते थे, वे या तो सिमट चुके हैं या हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। ये बात इस पूरी कहानी के लिए इसलिए मायने रखती है क्योंकि इंटरनेशनल सिटी इस बात का सबूत होने वाली थी कि दुबई का पर्यटन ढांचा हर वर्ग के इंसान के लिए काम करता है, और इस शहर की खूबसूरती सिर्फ इसकी ऊंची इमारतों तक सीमित नहीं है। लेकिन आज की हकीकत इस दावे को पूरी तरह झुटलाती है, और इसके बाद नंबर आता है द वर्ल्ड का। अगर आप द वर्ल्ड द्वीप समूह के बारे में नहीं जानते, तो आपको बता दूं कि यह समुद्र के बीच बने 300 कृत्रिम द्वीपों का एक ऐसा समूह है जिसे दुनिया के नक्शे की शक्ल दी गई है। साल 2000 के दशक की शुरुआत में इसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी रियल एस्टेट परियोजना के रूप में पेश किया गया था। दुनिया भर के मशहूर सितारों ने यहां द्वीप खरीदे, बड़े बड़े बिल्डरों ने बड़ी परियोजनाओं की घोषणाएं की। ऐसे नक्शे और 3D तस्वीरें जारी की गईं जिनमें आलीशान होटल, निजी महल, बीच क्लब और आपस में जुड़े हुए पानी के जहाज दिखाए गए थे। ऐसा लगा था जैसे समुद्र के बीच एक नया संसार बसने जा रहा है।
लेकिन हकीकत यह है कि इसमें से कुछ भी नहीं बनाया गया। मूल मास्टर प्लान की तुलना में इस द्वीप समूह पर हुआ काम आधुनिक रियल एस्टेट के इतिहास में किए गए दावों और जमीनी हकीकत के बीच के सबसे बड़े धोखे को दर्शाता है। यहाँ की रेत धीरे धीरे समुद्र में बह रही है, और वहां तक पहुंचने के लिए जो जरूरी रास्ते और साधन बनाए जाने थे, वे कभी उस स्तर तक पूरे ही नहीं हो पाए जिसकी कल्पना की गई थी। जिन बिल्डरों ने यहां भारी निवेश किया था, उनमें से ज्यादातर या तो काम छोड़कर भाग गए, कानूनी मुकदमों में फंस गए, या फिर ऐसे बंजर रेतीले टुकड़े पर बैठे हैं जहां से मुनाफे की उम्मीद नहीं बची है। द वर्ल्ड कोई पारंपरिक उजाड़ इलाका नहीं है, क्योंकि ये कभी आबाद ही नहीं हो पाया था। ये उससे भी कहीं ज्यादा अजीब जगह है। ये नक्शे पर तो दिखाई देता है जिसे करोड़ों की लागत से समुद्र से रेत निकालकर बनाया गया था, लेकिन जो आज हमेशा के लिए ठप पड़ा है। यहां पर्यटन का नामो निशान नहीं है। बस कुछ नाविक ही बचे हैं जो सैलानियों को बोट से सिर्फ ये दिखाने ले जाते हैं कि कैसे अरबों रुपए पानी में डूब गए। इस नाकाम महत्वाकांक्षा का तमाशा ही अब यहां का एकमात्र आकर्षण बन चुका है। क्रीक के दूसरी तरफ बसा देरा दुबई के सबसे पुराने व्यापारिक जिलों में से एक है, और ऐतिहासिक रूप से ये इस शहर की धड़कन रहा है। यहाँ के सोने और मसालों के मशहूर बाजार, वो शांत बहती क्रीक, पारंपरिक डाउ घाट और दुकानों से सजी तंग गलियां, ये सब उस वक्त से वजूद में हैं जब जुमेरा मरीना और पाम जुमेरा जैसी चमचमाती इमारतों का नक्शा तक नहीं बना था। सच कहूं तो देरा ही असल दुबई था, इससे पहले कि दुबई ने अपनी पहचान बदलकर कुछ और बनने का फैसला किया। लेकिन इस नए कुछ और बनने की सनक ने धीरे धीरे सारा निवेश, ध्यान और पर्यटकों की भीड़ को देरा से दूर खींच लिया, और ये पलायन कभी थमा ही नहीं। पिछले 15 सालों में इस इलाके के पुनरुद्धार के लिए जो बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित की गईं, वे आज सिर्फ कागजी वादे लगती हैं। जो बीमारी को समझते तो थे, पर इलाज ढूंढने में नाकाम रहे। जब मैंने यहाँ के ऐतिहासिक बाजारों में लोगों की आवाजाही के आंकड़ों की जांच की, तो एक भयानक गिरावट सामने आई। दाव जहाजों का व्यापार, जो कभी इस इलाके को तेल पूर्व के दौर की याद दिलाता था, व्यापारिक रास्तों में बदलाव के कारण दम तोड़ चुका है। देरा के होटलों में कमरों के दाम और मेहमानों की संख्या साफ बताती है कि ये इलाका अब प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि सस्ते दामों के दम पर किसी तरह खुद को बचाए रखने की जंग लड़ रहा है। हमारी इस खोजी पत्रकारिता में देरा का मामला बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये केवल एक पुनरुद्धार योजना की विफलता नहीं है, बल्कि ये दुबई के उस पर्यटन भूगोल की पोल खोलता है जो अपने पूरे दायरे को संभाल नहीं पाया। इस शहर की पर्यटन अर्थव्यवस्था चुनिंदा आलीशान इलाकों में सिमट कर रह गई है, और बाकी हिस्सों को पूरी तरह लावारिस छोड़ दिया गया है। हाँ, देरा को बेसहारा छोड़ दिया गया। जुमेरा बीच रेजिडेंस यानी जेबीआर को इस तरह पेश किया गया था जैसे ये दुबई में एक असली बीच डेस्टिनेशन की कमी को पूरा कर देगा। आवासीय गगनचुंबी इमारतों की एक लंबी कतार, जिनके नीचे आलीशान दुकानें, रेस्टोरेंट और सीधे समुद्र तट तक जाने का रास्ता था। इसके द वॉक को इस तरह प्रमोट किया गया था कि लोग यहां गाड़ियों की भागदौड़ से दूर सुकून से पैदल घूमते हुए असली शहरी जिंदगी का एहसास कर सकें। लेकिन आज सच कुछ और है। द वॉक पर दुकानों के बंद होने और नए किराएदारों के आने की रफ्तार खतरनाक रूप से बढ़ गई है। अब यहां कम मुनाफे और अधिक मात्रा में सामान बेचने वाले छोटे दुकानदार आ गए हैं। जब बड़े और नामी ब्रांड्स अपनी दुकानें समेट लेते हैं, तो ऐसी ही स्थिति बनती है। खाली पड़ी संपत्तियों को अब ऐसे छोटे ऑपरेटरों से भरा जा रहा है जो केवल कम किराए के सहारे ही बाजार में टिके रह सकते हैं। जेबीआर की चमक दमक को बनाए रखने वाले आलीशान बीच क्लब आज लाइसेंसिंग की पेचीदगियों और भारी भरकम परिचालन लागत के तले दबे जा रहे हैं। कई क्लब मालिकों ने मुझसे गुप्त रूप से बात करते हुए स्वीकार किया कि खाड़ी के अन्य बाजारों की तुलना में अब दुबई के इस बिजनेस मॉडल को न्याय संगत ठहराना लगभग असंभव हो गया है। इसके अलावा यहां आने वाले सैलानियों का मिजाज भी पूरी तरह बदल चुका है। जेबीआर अब उन लोगों को अधिक आकर्षित कर रहा है जो दुबई को अपनी मुख्य मंजिल बनाने के बजाय केवल यहां से गुजरने वाले ट्रांजिट यात्री हैं। होटलों के आंकड़ों से पता चलता है कि लोगों के रुकने की अवधि बेहद छोटी हो गई है। कम समय का ठहराव, हर यात्रा पर बेहद कम खर्च, ग्राहकों का लगातार बदलना और लगातार गिरता मुनाफा, ये सब किसी ड्रीम डेस्टिनेशन के लक्षण नहीं है, बल्कि ये किसी व्यस्त रेलवे स्टेशन या ट्रांजिट नोड की बदहाल अर्थव्यवस्था की कहानी बयां करता है।
डाउनटाउन दुबई ही वो आसमानी दृश्य है जिसे पूरी दुनिया असल दुबई के नाम से जानती है। यहाँ विशाल बुर्ज खलीफा, नाचता हुआ दुबई फाउंटेन और दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल दुबई मॉल मौजूद है। अगर आपको किसी एक ऐसे बुनियादी ढांचे की ओर इशारा करना हो जो दुबई पर्यटन के सबसे मजबूत और कभी ना खत्म होने वाले कोर का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो निस्संदेह डाउनटाउन ही होगा। और सच कहूं तो इस पूरी जांच में डाउनटाउन की हकीकत सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि माना जाता था कि इस वीआईपी इलाके पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। दुनिया का सबसे बड़ा मॉल आज भी चल रहा है, बुर्ज खलीफा को देखने आज भी लोग आते हैं, लेकिन मुख्य गलियारे से थोड़ा दूर हटते ही आंकड़े एक डरावनी कहानी बयां करने लगते हैं। डाउनटाउन के आवासीय टावरों में खाली पड़े फ्लैट्स की संख्या आधिकारिक बयानों और दावों से कहीं अधिक है, जिसे छिपाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। डाउनटाउन में कई यूनिट्स को संभालने वाले प्रॉपर्टी मैनेजरों ने मुझे एक ऐसे बाजार के बारे में बताया है जहां विज्ञापनों में दिखाए जाने वाले किराए और वास्तव में मिलने वाले किराए के बीच की खाई बहुत बड़ी हो चुकी है। जिन लोगों ने भारी रिटर्न के लालच में करोड़ों रुपए लगाकर ये संपत्तियां खरीदी थीं, वे अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वे ना तो मनचाहा किराया वसूल पा रहे हैं और ना ही अपनी खरीद कीमत पर इन संपत्तियों को बेचकर बाहर निकल पा रहे हैं। इसके साथ ही पर्यटकों के खर्च करने के पैटर्न में भी एक अजीब सी सिमटन देखी गई है। सैलानी आते हैं, बुर्ज, मॉल और फाउंटेन पर पैसे खर्च करते हैं और तुरंत वहां से चले जाते हैं। मुख्य आकर्षणों के इर्द गिर्द बने छोटे रेस्टोरेंट, छोटी दुकानें और सांस्कृतिक केंद्र, जिन्हें इस इलाके को गहराई देनी थी, पर्यटकों को रोक कर रखने और उनका पैसा खर्च कराने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। मुख्य गगनचुंबी इमारतें तो शान से खड़ी हैं, लेकिन उनके आसपास का आर्थिक तंत्र बेहद कमजोर हो चुका है। अब जरा अलकूज पर ध्यान दीजिए, जो एक अलग ही तरह का सन्नाटा ओढ़े हुए है। इसे दुबई के क्रिएटिव डिस्ट्रिक्ट के रूप में प्रमोट किया गया था, जहां आर्ट गैलरी, पॉपअप स्टोर और सांस्कृतिक केंद्र मिलकर एक ऐसा जीवंत माहौल बनाने वाले थे जो कृत्रिम लग्जरी में देखने को नहीं मिलता। शहर के योजनाकारों को अच्छी तरह पता था कि उन्हें अलकूज की जरूरत क्यों है, क्योंकि कुछ पर्यटक और निवासी एक ऐसा शहर चाहते हैं जहां सचमुच जिंदगी धड़कती हो। लेकिन अलकूज का यह रचनात्मक सपना कभी सच नहीं हो पाया। शुरुआत में जो केंद्र यहां खुले, वे औद्योगिक गोदामों में अनौपचारिक रूप से चल रहे थे। उन पर हमेशा सख्त लीज शर्तें लागू थीं, जिनमें संस्कृति और कला के बजाय वाणिज्यिक और लॉजिस्टिक्स गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाती थी। साल 2013 से 2018 के सुनहरे दौर में यहां जो आर्ट गैलरियां खुली थीं, वे अब या तो बंद हो चुकी हैं या कहीं और स्थानांतरित हो चुकी हैं। पॉपअप स्टोर्स का जो दौर यहां की सड़कों पर रौनक लाने के लिए शुरू किया गया था, वो कभी उस स्तर तक पहुंच ही नहीं पाया जो इस क्षेत्र को अपने दम पर जिंदा रख पाता। आज अलको में जो कुछ भी बचा है, वो एक ऐसी रचनात्मक अर्थव्यवस्था के बिखरे हुए अवशेष मात्र हैं, जिसे कभी सही मायने में सरकारी सहारा नहीं मिला। विशाल औद्योगिक इमारतें आज भी वैसी ही खड़ी हैं, लेकिन उनके भीतर जो कलात्मक ऊर्जा सांस लेने वाली थी, वो या तो कहीं और चली गई है या हमेशा के लिए इस शहर को अलविदा कह चुकी हैं। 6 साल तक यहां काम करने वाले एक पूर्व गैलरी निदेशक ने इस कड़वे सच को स्वीकार किया कि प्रशासन केवल कलात्मक विश्वसनीयता का तमगा चाहता था, लेकिन कलाकारों को फलने फूलने के बुनियादी अधिकार देने को तैयार नहीं था। दुबई सिलिकॉन ओएसिस और उसके आसपास का पूरा टेक और इनोवेशन कॉरिडोर असल में दुबई के उस दीर्घकालिक दृष्टिकोण का हिस्सा था, जिसे रियल एस्टेट और पर्यटन क्षेत्र के उतार चढ़ाव के खिलाफ एक सुरक्षा कवच बनना था। इसकी योजना बहुत सीधी और आकर्षक थी। एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना, बड़ी टेक कंपनियों और दुनिया भर की बेहतरीन प्रतिभाओं को आकर्षित करना और शहर की अर्थव्यवस्था का एक ऐसा आधार खड़ा करना जो प्रॉपर्टी और आतिथ्य सत्कार जैसे अस्थिर क्षेत्रों पर निर्भर न हो। लेकिन इस महत्वाकांक्षी परियोजना की हकीकत बेहद अलग है। आंकड़ों से पता चलता है कि यहां कार्यालयों के किराए पर उठने और उनके सक्रिय होने की दर मुख्य विकास योजना में निर्धारित किए गए लक्ष्यों से हमेशा बहुत पीछे रही है, जो इस पूरे सपने पर सवाल खड़े करती है। जिन बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को इस क्षेत्र की रीढ़ बनना था, वे उम्मीद से बहुत कम संख्या में यहां आईं और उनके दफ्तरों का आकार भी बेहद छोटा रहा। साथ ही यहां निवेश किए गए अरबों डॉलर के बुनियादी ढांचे की तुलना में कंपनियों के यहां से पलायन करने की दर बहुत तेज रही।
इस टेक हब में काम करने वाले कर्मचारियों और पेशेवरों के रहने के लिए बनाए गए आवासीय फ्लैट्स आज भी खाली पड़े हैं, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि योजना के अनुसार यहां रोजगार के अवसर कभी पैदा ही नहीं हो सके। ये पूरी बात दुबई के पर्यटन उद्योग के लिए भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि इन टेक जोन को एक ऐसे दुबई के रूप में कल्पित किया गया था जहां सिर्फ बीच पर छुट्टियां मनाने या शॉपिंग करने वाले सैलानी ही नहीं, बल्कि बिजनेस कॉन्फ्रेंस, मीटिंग और लंबे समय तक ठहरने वाले पेशेवर भी आए। इस सपने को सच करने के लिए इन जोन का सफल होना बेहद जरूरी था, लेकिन ये जोन पूरी तरह फेल हो गए। अब आप और मैं इस जांच के उस सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आ पहुंचे हैं जिसके बारे में अधिकांश लोग सोच भी नहीं सकते। अभी तक हमने जिन कड़वे सच का खुलासा किया है, मरीना का आकर्षण खोना, पाम का सस्ते दामों की ओर खिसकना, अधूरे पड़े द्वीपों का सन्नाटा, दईरा में लोगों की कमी, जेबीआर का केवल एक ट्रांजिट नोड बनकर रह जाना, डाउनटाउन का केवल मुख्य गगनचुंबी इमारतों तक सिमटना, अलकूज का कलात्मक रूप से विफल होना और सिलिकन ओएसिस का अपने लक्ष्यों को हासिल न कर पाना, ये सभी चीजें एक बहुत बड़े और छिपे हुए संकट की ओर इशारा करती हैं। ये एक ऐसा बुनियादी सच है जिससे दुबई के चमचमाते आधिकारिक आर्थिक बयानों और विज्ञापनों में हमेशा छिपाने की कोशिश की गई है और जिसे दुनिया के सामने कभी आने नहीं दिया गया। मैंने इन सभी आंकड़ों और इस संकट के पीछे की सच्चाई को एक साथ जोड़कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, जिसे मैंने द दुबई इल्यूजन नाम दिया है। वे सभी गहरे खतरे जिन्हें आम निवेशक और नए निवासी देख नहीं पा रहे हैं, वे सब इस रिपोर्ट में दर्ज हैं। आप नीचे दिए लिंक पर जा सकते हैं या स्क्रीन पर दिख रहे कोड को स्कैन कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस जांच के आखिरी दो हिस्से इस पूरी कहानी को पूरी तरह बदलने वाले हैं। इनमें से एक इलाके में इस वक्त जो कुछ घट रहा है, उसे इस साल के अंत तक गुप्त रखा जाना था। DIFC यानी दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर वो इलाका है जो दुबई की उस सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, जिसमें वो खुद को केवल रियल एस्टेट और पर्यटन के शहर से ऊपर उठाकर एक गंभीर वैश्विक व्यापारिक केंद्र बनाना चाहता था। एक ऐसा वित्तीय और व्यावसायिक सेवा केंद्र जो अपने खुद के कानूनी नियमों के तहत काम करता है, जिसने दुनिया भर के बड़े बैंकों, कानूनी फर्मों, एसेट मैनेजरों और अत्यधिक कुशल पेशेवरों को अपनी ओर खींचा। DIFC ही वो पुख्ता सबूत था जिससे ये साबित होना था कि दुबई सिर्फ एक खूबसूरत पर्यटन स्थल ही नहीं, बल्कि दुनिया की एक गंभीर और बड़ी व्यापारिक राजधानी बन चुका है। लेकिन पिछले 18 महीनों में यहाँ के खाली पड़े दफ्तरों के जो आंकड़े सामने आए हैं, वे सरकारी बयानों से बिल्कुल अलग एक बेहद गंभीर हकीकत बयां करते हैं। इस वित्तीय जिले की शान माने जाने वाले कई प्रमुख कॉरपोरेट घरानों ने या तो अपने दफ्तरों का आकार आधा कर दिया है या दुबई में अपने काम को पूरी तरह से समेट लिया है। महामारी के बाद आया ये बदलाव, जिसे पहले अस्थायी माना जा रहा था, अब यहाँ के किराएदारों के लिए एक स्थायी और संरचनात्मक संकट बन चुका है, जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। कई बड़े वैश्विक वित्तीय संस्थान जिन्होंने DIFC को अपना क्षेत्रीय मुख्यालय बनाया हुआ था, अब चुपचाप अपनी खाड़ी की गतिविधियों का केंद्र बदल रहे हैं। कुछ संस्थान अबू धाबी की तरफ रुख कर रहे हैं, तो कुछ खाड़ी देशों से पूरी तरह बाहर जा रहे हैं। वो कामकाजी वर्ग जिसके दम पर इस प्रीमियम अर्थव्यवस्था को टिके रहना था, अब पूरी तरह बदल चुका है। वे वरिष्ठ पेशेवर जो यहाँ के शानदार रेस्टोरेंटों में खाना खाते थे, कोवर्किंग स्पेस को भरते थे और आसपास के गगनचुंबी रिहायशी टावरों में रहते थे, अब बहुत कम संख्या में आ रहे हैं, और जितने आ भी रहे हैं वे बहुत कम समय के लिए रुक रहे हैं। आप और मैं मिलकर जब इस सच्चाई की पड़ताल करते हैं तो साफ दिखता है कि नींव दरक रही है। यदि इस क्षेत्र की अपनी आर्थिक विकास रिपोर्टों को बहुत बारीकी और गहराई से पढ़ा जाए तो साफ पता चलता है कि इनमें भारी गिरावट के संकेत पहले से छिपे हुए हैं। इन रिपोर्टों में लक्ष्यों को वास्तविक अनुमानों के बजाय सिर्फ आकांक्षाओं के रूप में पेश किया गया है। और फिर बात आती है एक्सपो सिटी की। वैश्विक महामारी के कारण 18 महीने की देरी से तैयार हुआ एक्सपो 2020 का ये स्थल बाद में एक्सपो सिटी दुबई नाम के एक स्थायी जिले में बदल दिया गया। मूल वादा ये था कि यह स्थल एक जीवंत मिश्रित उपयोग वाले शहरी क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा, जहां आवासीय, व्यावसायिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का संगम होगा। भौतिक बुनियादी ढांचे में किया गया निवेश वाकई बहुत विशाल था। इसके पवेलियन असाधारण स्तर पर बनाए गए थे और ये जगह बनावट के लिहाज से अद्भुत है। लेकिन समस्या ये है कि इस भव्य ढांचे में वो हलचल और गतिविधि कभी शुरू ही नहीं हो पाई जिसकी उम्मीद थी।
हालिया स्वतंत्र आकलनों की रिपोर्टों को देखें तो चौंकाने वाला सच सामने आता है। एक्सपो सिटी में आवासीय कब्जा उस अनुमान से बहुत नीचे चल रहा है जिसके आधार पर इसे बदलने की रणनीति बनाई गई थी। दुकानदारी और आतिथ्य सत्कार के क्षेत्र अपनी तय क्षमता के बहुत ही छोटे हिस्से पर काम कर रहे हैं। जिन कंपनियों और संस्थानों को इस व्यावसायिक क्षेत्र का मुख्य आधार बनना था, वे उम्मीद से बहुत कम संख्या में और बेहद सीमित प्रतिबद्धता के साथ यहां पहुंचे हैं। कई राष्ट्रीय पवेलियन, जिन्हें यहां स्थायी सांस्कृतिक और व्यावसायिक उपस्थिति के रूप में रहना था, या तो बंद हो चुके हैं या उनका इस्तेमाल अब ऐसे कामों के लिए हो रहा है जिससे यहां कोई भीड़ या चहल पहल अनल नहीं होती। असल में ये एक्सपो सिटी एक बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर बात का प्रतीक है। ये इस बात की सबसे महंगी परीक्षा है कि क्या दुबई का विकास मॉडल आज के समय में सचमुच काम कर रहा है या नहीं। यहाँ जिस मॉडल का परीक्षण किया जा रहा था वो बेहद सरल था कि एक असाधारण चीज का निर्माण करो, दुनिया के सामने उसकी घोषणा करो और दुनिया यहाँ आएगी, रहेगी और निवेश करेगी। वो चीज तो बन गई। दुनिया 6 महीने के लिए आई भी, लेकिन फिर लौट गई। और अब वो क्षेत्र जिसे इस रफ्तार को हमेशा के लिए समेटना था, आज एक ऐसी स्थिति में खड़ा है जिसे विकास प्राधिकरण अपने बयानों में धैर्यपूर्ण सक्रियता वाला दीर्घकालिक प्रोजेक्ट कहता है। इस शब्द का सीधा और कड़वा मतलब यह है कि अभी आंकड़े काम नहीं कर रहे हैं और हमारे पास इसके लिए कोई साफ समय सीमा नहीं है। 12 क्षेत्र, लेकिन कहानी सिर्फ एक है। ये कोई 12 अलग समस्याएं नहीं हैं, बल्कि एक ही गहरे संरचनात्मक संकट के 12 रूप हैं, जिसे दुबई पिछले लगभग एक दशक से सुलझाने के बजाय केवल टालने की कोशिश कर रहा है। दुबई ने एक ऐसा पर्यटन और रियल एस्टेट मॉडल तैयार किया जिसके लिए निरंतर विस्तार, लगातार नई आपूर्ति और उस भारी आपूर्ति के स्तर की नई मांग की जरूरत थी। लेकिन जब मांग ने उस गति से बढ़ना बंद कर दिया जिस गति से आपूर्ति बढ़ रही थी, तो इस मॉडल ने खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाला नहीं। ये बिना रुके और आपूर्ति पैदा करता चला गया। इसका नतीजा हमारे सामने एक ऐसे शहर के रूप में है जहां सबसे अधिक चहल पहल वाले इलाकों और सुनसान भूतिया इलाकों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्य आकर्षण जैसे बुर्ज, दुबई फाउंटेन और पाम पर मौजूद बड़े होटल ब्रांड अब भी पर्यटकों को लुभा रहे हैं। लेकिन इन बड़े प्रतीकों के पीछे छिपा असली शहर, वे मध्यम स्तर के इलाके जो एक शहर को केवल थीम पार्क बनाने के बजाय वास्तव में जीवंत शहर बनाते हैं, अब खोखले और वीरान होते जा रहे हैं। और याद रखिए, ये वीरान इलाके खुद चिल्लाकर अपनी गवाही नहीं देते। ये वीरान इलाके खाली पड़े मकानों के आंकड़ों, गिरते हुए किरायों, खुदरा व्यापार की सुस्त रफ्तार और पर्यटकों के कम समय तक रुकने की रिपोर्टों में धीरे धीरे दिखाई देते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब विज्ञापनों के वादों और धरातल की सच्चाई के बीच की ये गहरी खाई हर किसी को साफ दिखने लगती है। केवल उन लोगों को नहीं जो प्रॉपर्टी की रिपोर्ट पढ़ते हैं। दुबई कोई असफल शहर नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा जटिल और हमारे लिए सबक देने वाला मामला है। ये एक ऐसा शहर है जिसने भविष्य की एक खास कल्पना के हिसाब से खुद को ढाला, उस भविष्य के लिए इस पैमाने पर बुनियादी ढांचा तैयार किया मानो वो भविष्य हमेशा के लिए अमर रहेगा। और आज ये शहर इस कड़वी हकीकत का सामना कर रहा है कि जो बनाया गया था और जिसका वास्तव में उपयोग हो रहा है, उन दोनों के बीच कितना बड़ा अंतर है। हमारी जांच के ये 12 क्षेत्र वही हैं जहां ये दूरी सबसे साफ दिखती है। ताज़ा आंकड़े, जिनमें हालिया तिमाही पर्यटन रिपोर्ट के वे नंबर भी शामिल हैं जिन्हें मुख्य धारा के मीडिया में कोई जगह नहीं मिली, दिखाते हैं कि कई क्षेत्रों में ये गिरावट अब थमने के बजाय और तेज हो रही है। वो शहर जिसने पूरे 30 साल तक कभी न रुकने वाली तरक्की की झूठी कहानी गढ़ी थी, आज एक असहज और बहुत ही शांत संकट का सामना कर रहा है, जिसके लिए उसके पास कोई आधिकारिक शब्द नहीं है। लेकिन हमारे पास मौजूद सैटेलाइट तस्वीरें सब कुछ बयां कर देती हैं। खाली पड़े फ्लैटों के आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। और जिन 12 क्षेत्रों का नक्शा आज आप और मैं मिलकर देख रहे हैं, वे इस सच को इतनी साफ आवाज में बयां करते हैं जिसे दुबई पर्यटन प्राधिकरण का कोई भी गुप्त दस्तावेज कभी सामने नहीं ला सकता था। सच को दबाना अब नामुमकिन हो चला है। आंकड़े जो सवाल उठा रहे हैं और जिसका जवाब शहर के आर्थिक योजनाकारों में से किसी ने भी खुलकर नहीं दिया है, वो ये है कि लगातार और अनंत विस्तार की मांग करने वाले दौर के बाद अब दुबई का कौन सा रूप हमारे सामने आने वाला है। इस सवाल का अभी तक कोई आसान या संतोषजनक जवाब किसी के पास नहीं है।
लेकिन यही वो सुलगता हुआ सवाल है जो आज इन 12 क्षेत्रों की जमीनी हकीकत को तय कर रहा है। लगनचुंबी इमारतों के चमचमाते शीशों के पीछे और इस खूबसूरत क्षितिज के पार, ये शहर जिसने खुद को कल के भविष्य की तरह पेश किया था, अब चुपचाप इस कड़वे सच का सामना कर रहा है कि जब भविष्य हमारी शर्तों के विपरीत किसी और रूप में आता है तो क्या होता है। यही वो हकीकत है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।